हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। यहाँ पर आपको यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, यूजीसी नेट, जेआरएफ और अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। तो आज हम आपके लिए लाए हैं यूपी पीसीएस प्री का जनरल स्टडी फर्स्ट पेपर का आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 17, ऑप्शन बी अनुच्छेद 18, ऑप्शन सी अनुच्छेद 23 या ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी अनुच्छेद 24, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा। वहीं जो आपका अनुच्छेद 17 है, ये आपकी अपृष्टता का अंत, अनुच्छेद 18 में आपका उपाधियों का अंत किया गया। वहीं अनुच्छेद 23 जो दिया गया, इसमें आपका मानव के दुर्व्यापार और बालाश्रम का प्रतिषेध। आइए बढ़ते हैं अब अपना क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में दिया है नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के संविधान में अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्विष्ट किए गए हैं। वहीं 2 में दिया गया है भारत तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान में 2 राजतंत्र हैं किंतु नागरिकता एकहरी है। वहीं आपका 3 में दिया गया है कोई व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकता। उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? ऑप्शन ए 1, 2 और 3, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन सी केवल 3 या ऑप्शन डी केवल 1। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी केवल 1, जो कि आपका दिया गया है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 ए से लेकर 371 आई तक अंतर्विष्ट किए गए हैं। जिसमें आपका जैसे बताया जाए अगर, तो आपका जो नागालैंड है वो 371 ए में, असम आपका 371 बी में, मणिपुर आपका 371 सी में, आंध्र प्रदेश आपका 371 डी में, सिक्किम आपका 371 एफ में और मिजोरम आपका 371 जी में, अरुणाचल प्रदेश आपका 371 एच में और गोवा आपका 371 आई में संबंध में विशेष उपबंध अंतर्विष्ट किए गए हैं। वहीं आपके अगर भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधानों की बात की जाएगी तो यहाँ पे 2 तंत्र मतलब संघ और राज्य हैं, लेकिन अगर जहाँ पे नागरिकता की बात की जाएगी तो भारत में जो कि नागरिकता एकहरी है जबकि अमेरिका में आपकी दोहरी नागरिकता है। तो यहाँ पे ये आपका फॉल्स हो जाएगा। तो जो और आपका 3 में ऑप्शन दिया है कोई भी व्यक्ति जो देशीकरण द्वारा भारत का नागरिक है कभी भी अपनी नागरिकता से वंचित नहीं किया जा सकेगा, ये फॉल्स है क्योंकि नागरिकता अधिनियम 1955 की धारा 10 के अनुसार नागरिकता से उसे वंचित किया जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3। शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी कलिंजर में, ऑप्शन सी रोहतास में या ऑप्शन डी सासाराम में। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी कलिंजर में शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। आइए अब शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं। शेरशाह सूरी का जन्म 1472 में बैजवाड़ा होशियारपुर नामक स्थान पे हुआ था। इनके पिता का नाम हसन खां था जो कि जौनपुर के एक छोटे से जमींदार थे। इनके बचपन का नाम फरीद खां था, लेकिन दक्षिण बिहार के सूबेदार बहार खां लोहनी ने इन्हें शेर को मारने के उपलक्ष्य में इन्हें उपाधि दी थी शेर खां की और अपने बेटे के संरक्षण के लिए फरीद खां को रख लिया था। फिर जब ये जो बहार खां लोहनी थे, इनकी मृत्यु के बाद शेर खां ने क्या किया है, इनकी विधवा
दद्दू बेगम से विवाह कर लिया और इस तरह ये दक्षिण बिहार के शासक बन गए। और जहाँ अब बात की जाए युद्ध की, तो चंदेरी का युद्ध, जिसमें कि शेरशाह का कथन था, इस चंदेरी के युद्ध में इन्होंने मुगलों की ओर से लड़ा था, लेकिन इसी में उन्होंने कहा था कि अगर भाग्य ने मेरी सहायता की तो मैं सरलता से मुगलों को एक दिन भारत से खदेड़ दूंगा। वहीं जो घाघरा का युद्ध है वो जो 1528 ईस्वी में, इसमें भी शेर खान ने महमूद लोदी की ओर से घाघरा के युद्ध में भाग लिया, लेकिन इसमें अफगानों की पराजय हुई। वहीं दोहरिया का युद्ध जो था वो 1532 ईस्वी में हुआ था। इसमें भी इन्होंने महमूद लोदी का साथ दिया था, लेकिन केवल दिखावे के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि महमूद लोदी के पतन के बाद वे अफगानों के नेता बने। फिर सूरजगढ़ के युद्ध की बात की जाए, जो कि 1534 ईस्वी में शेर खान ने सूरजगढ़ के युद्ध में बंगाल के एक अयोग्य शासक थे जो कि महमूद शाह थे, उनको पराजित कर 13 लाख दिनारी के लिए विवश किया था। और बात की जाए चौसा का युद्ध, जो कि 1538 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था। शेरशाह पराजित करने के बाद इन्होंने शेरशाह की उपाधि धारण की और अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्का भी चलाया था। और बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध, जो कि 1540 है, इसमें भी शेरशाह के और हुमायूं के बीच में हुआ था, जिसके बाद इन्होंने दिल्ली के सिंहासन पे अपना कब्जा कर लिया था। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बुकर पुरस्कार जीतने वाले भारतीय मूल के प्रथम व्यक्ति कौन थे? ऑप्शन ए अरुंधति राय, ऑप्शन बी सलमान रशूदी, ऑप्शन सी वी.एस. नायपाल या ऑप्शन डी झुम्पा लाहिरी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी वी.एस. नायपाल आपके बुकर पुरस्कार को जीतने वाले पहले मूल भारतीय व्यक्ति थे। आइए जानते हैं बुकर पुरस्कार के बारे में। जैसे कि बुकर पुरस्कार को हम मैन बुकर पुरस्कार फॉर फिक्शन और इसे ही लघु रूप में मैन बुकर पुरस्कार या बुकर पुरस्कार भी कहते हैं। बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में इंग्लैंड की बुकर मैकोनल कंपनी के द्वारा की गई थी। इसमें आपको 60,000 पाउंड की राशि विजेता लेखक को दी जाती है। और अगर बात की जाए बुकर पुरस्कार 2020 की, तो ये आपके डच लेखक मैरिके लुकास रिजनेवेल्ड ने अपने उपन्यास द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए मिला है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन ए नॉर्वे सरकार के द्वारा, ऑप्शन बी स्विट्जरलैंड सरकार द्वारा, ऑप्शन सी स्वीडन सरकार द्वारा या ऑप्शन डी स्वीडिश अकादमी द्वारा। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी स्वीडिश अकादमी के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं। आइए जानते हैं नोबेल पुरस्कार के बारे में। फाउंडेशन द्वारा स्वीडन के वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में शुरू किया गया था। ठीक है, यह आपका साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार है। इस पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र और 10 लाख डॉलर की राशि प्रदान की जाती है। और अगर बात की जाए नोबेल पुरस्कार 2019 की, तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में अभिजीत बनर्जी और उनकी पत्नी एस्थर डफ्लो और अमेरिका के माइकल क्रेमर को दिया गया। वहीं शांति का नोबेल पुरस्कार, जो कि इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली को इरिट्रिया के संघर्ष को सुलझाने के लिए दिया गया था। और अगर बात की जाए चिकित्सा के क्षेत्र में, तो ये आपका विलियम केलिन, ग्रेग सेमेंजा और ब्रिटेन के पीटर रेडक्लिफ को दिया गया था। ये कोशिकाओं में ऑक्सीजन की उपलब्धता की क्षमता के तलाशने के लिए दिया गया था। वहीं भौतिक शास्त्र में अगर बात की जाएगी, तो जेम्स पीबल्स, माइकल मेयर और डिडियर क्लोस को दिया गया था। इन्होंने अपने काम के जरिए दुनिया को ये समझाया कि बिग बैंग के बाद ब्रह्मांड के विकास कैसे हुआ। वहीं रसायन शास्त्र के क्षेत्र में जॉन बी गुडनफ, स्टैनली विटिगम और अकीरा योशिनो को मिला। इन तीनों ने मिलकर लिथियम आयन बैटरी विकसित की। इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार 2019 दिया गया। वहीं साहित्य के क्षेत्र में अब अगर बात की जाए, तो साहित्य के क्षेत्र में 2018 और 2019 दोनों का दिया गया है। तो 2019 का आपको पीटर हेडके को दिया गया है। वहीं 2018 का अगर नोबेल पुरस्कार की बात की जाएगी साहित्य का, तो वो ओल्गा टोकार्जू को दिया गया है।
आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं थे? ऑप्शन ए गोविंद बल्लभ पंत, ऑप्शन बी हेमवती नंदन बहुगुणा, ऑप्शन सी कृष्णचंद्र पंत या ऑप्शन डी नारायण दत्त तिवारी। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी कृष्णचंद्र पंत। ये आपके उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। और जो ये कृष्णचंद्र पंत हैं ये आपके गोविंद बल्लभ पंत के पुत्र रहे हैं और ये कैबिनेट मंत्री पद पे ये सुशोभित हुए हैं, लेकिन इन्होंने मुख्यमंत्री नहीं रहे हैं। वहीं बात की जाए गोविंद बल्लभ पंत की तो ये उत्तर प्रदेश में 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं और हेमवती नंदन बहुगुणा जो कि आपके उत्तर प्रदेश में 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं। और अगर ये नारायण दत्त तिवारी ये भी आपके मुख्यमंत्री पद पे आसीन हुए हैं। आइए बढ़ते हुए अपने क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है। ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी अलीगढ़ में, ऑप्शन सी इटावा में या ऑप्शन डी बाराबंकी में। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए आगरा में सुलह कुल उत्सव आयोजित किया जाता है जो कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक है। आइए जानते हैं उत्तर प्रदेश के कुछ अन्य मेला व उत्सव के, जैसे कि खिचड़ी मेला जो कि आपका गोरखपुर में होता है, बटेश्वर मेला आपका आगरा में, कतकी मेला बिठूर में, उत्तर नारायणी मेले की बात की जाए तो बरेली में, दादरी मेला बलिया में लगता है, शहीद मेला आपका मैनपुरी में लगता है, रामनगरिया मेला आपका फर्रुखाबाद में, सैफई मेला आपका इटावा में, सुंदरी बाला मेला देवबंद सहारनपुर में, शाकंभरी देवा मेला अगर देवी मेला की बात की जाए जो कि सहारनपुर में, गुग्गल मेला भी आपका सहारनपुर में और मार्गशीर्ष मेला सुकरशेत जो कि सोरोस कासगंज में होता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। पादाप्लय एक सुविधा है। ऑप्शन ए रोग मुक्त परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए, ऑप्शन बी पौधों की संकटापन्न प्रजातियों के संरक्षण के लिए, ऑप्शन सी नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए या ऑप्शन डी उत्परिवर्तन प्रेरित करने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी नियंत्रित परिस्थितियों में पौधों को उगाने के लिए जो होता है सुविधा होती है उसे ही हम पादाप्लय कहेंगे। जो ये आपका पादाप्लय इसको इंग्लिश में फेट्रोट्रॉन कहेंगे, जबकि ये जो है पुष्पीय पौधों को सीड पर परीक्षित करने एवं क्रमबद्ध रूप से व्यवस्थित करने की एक प्रक्रिया है जिसे हम पादप संग्रहालय तकनीकी भी कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। बेला संगमों में एक रंजित डायनोफ्लैजेलेट के अतिशय वृद्धि वाले सुस्पष्ट पुष्पपुंज होते हैं। ये पुष्पपुंज कहलाते हैं। ऑप्शन ए लाल ज्वर, ऑप्शन बी सागर ज्वर, ऑप्शन सी कृष्ण ज्वर या ऑप्शन डी सागर पुष्प। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन ए लाल ज्वर, जो कि ये बेला संगमों मतलब एस्चुरीज होते हैं। ये जल में मौजूद जो शैवाल होते हैं उसमें डायनोफ्लैजेट की संख्या में अतिशय वृद्धि हो जाती है जिसके कारण जीव विश्व उत्पन्न होते हैं। ठीक है, इसी के कारण जो वहाँ का जल होता है वो लाल रंग का हो जाता है और फिर अगर इसमें कोई पुष्प उत्पन्न होते हैं तो वो जो पुष्पपुंज है वो लाल ज्वर कहलाते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। लीवर फ्यूलक पीत वाहिनी में रहता है। ऑप्शन ए घोड़े की, ऑप्शन बी गाय की, ऑप्शन सी आदमी की या ऑप्शन डी भेड़ की। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी भेड़ की। भेड़ में की पित्तवाहिनी में लीवर फ्यूलक होता है। जैसे कि लीवर फ्यूलक जिसे यकृत कृमि भी बोलेंगे, ये जो होती है ये पित्त नलियों में पाया जाने वाला एक चपटा कृमि होता है जिसको हम जो कि संघ पैलेंटी हेलिमेंथीस के अंतर्गत आता है। अगर यकृत कृमि या लीवर फ्यूलक की बात की जाए किस किस में पाया जाता है
तो ये आपका भेड़ में, बकरी में और सूअर में पाया जाता है। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ग्रैंड बैंक स्थित है ऑप्शन ए उत्तरी अमेरिका के पश्चिमी तट पर, ऑप्शन बी पश्चिमी यूरोपीय तट पर, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर, ऑप्शन डी अफ्रीका के पूर्वी तट पर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर आपका ग्रैंड बैंक पाया जाता है। और अगर बात की जाए जैसे उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट ना आए तो ये अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में भी स्थित है। तो मतलब इसकी दो अवस्थिति है, या तो आ जाएगा उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट पर या फिर अटलांटिक महासागर के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है ग्रैंड बैंक। ये जो ग्रैंड बैंक है ये एक मत्स्य ग्रहण क्षेत्र है। क्यों? क्योंकि इसमें दक्षिण से की ओर से आने वाली गल्फ स्ट्रीम की गर्म धारा और उत्तर की ओर से आने वाली लेब्राडोर की ठंडी जलधारा एक जगह पे मिल जाती है और ये मत्स्यायन के लिए एक आदर्श स्थिति पैदा करती हैं और इसे ही ग्रैंड बैंक बोलेंगे। और इस ग्रैंड बैंक के क्षेत्र में जॉर्जेस बैंक, सेंट पियरी बैंक और सेविल द्वीप बैंक आदि स्थित हैं। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। ग्वादर पत्तन किस देश में है? ऑप्शन ए ईरान, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी भारत या ऑप्शन डी श्रीलंका। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी पाकिस्तान में ग्वादर पत्तन है। आइए जानते हैं अब भारत के बंदरगाहों के बारे में। जैसे कि भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह और 200 छोटे और मध्यम अधिसूचित बंदरगाह हैं। तो हम यहाँ पे 13 जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनको जानेंगे। जैसे कि मुंबई बंदरगाह, ये आपके महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। ये एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है और सर्वाधिक अगर व्यापार की बात की जाए तो आपके मुंबई बंदरगाह से होती है। नंबर 2 पे आपका नवा सेवा बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहेंगे, ये आपका कृत्रिम बंदरगाह है। ये भी आपके महाराष्ट्र में स्थित है और इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए किया गया था। बात की जाए कांडला बंदरगाह की, ये आपके गुजरात में स्थित है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी में स्थित है, ठीक है। और ये वस्तुओं के आयात के लिए इस बंदरगाह की स्थापना की गई। वहीं मुर्मागांव बंदरगाह, ये गोवा राज्य में स्थित है। ये जो है ईरान को लौ अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह से किया जाता है। इसकी जो स्थिति है वो जुआरी नदी पर है। वहीं न्यू मंगलौर बंदरगाह, जो कि कर्नाटक का सबसे बड़ा बंदरगाह है, ये अरब देशों में लौ अयस्क का निर्यात इसी बंदरगाह द्वारा होता है। जैसे कि ईरान के लौ अयस्क का निर्यात मुर्मागांव बंदरगाह द्वारा, वहीं अरब के लौ अयस्क का निर्यात न्यू मंगलौर के द्वारा होता है। और बात की जाए कोलकाता हल्दिया बंदरगाह, जो कि आपके पश्चिम बंगाल की हुगली नदी पर स्थित है, तो इसका सहायक बंदरगाह जो कि हल्दिया है, जो कि समुद्री तट पे स्थित है। बात की जाए पारादीप बंदरगाह की, जो कि ये आपका उड़ीसा में स्थित है तथा ये लौ अयस्क जापान को, जो झारखंड उड़ीसा राज्य का लौ अयस्क है, जापान को इसी बंदरगाह से के द्वारा दिया जाता है, निर्यात किया जाता है। वहीं विशाखापट्टनम बंदरगाह, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है तथा यहाँ पर एक डॉल्फिन नोज नाम की पहाड़ी है, जिसके कारण समुद्र की तेज लहरें जलयानों से नहीं टकरा पाती हैं। इन्नौर बंदरगाह, जो कि आपका तमिलनाडु में है, ये चेन्नई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए बनाया गया था और ये देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह है। तो ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है, इसको याद रखिएगा इन्नौर बंदरगाह को। वहीं चेन्नई बंदरगाह, जो कि आपका सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसे भी याद रखिएगा। और जो कि चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तूतीकोरम बंदरगाह की बात की जाए तो ये भी आपका तमिलनाडु में है और ये आपका समुद्र तट से कम गहरा है, इसलिए जलयान 5 किलोमीटर दूर ही रोक दिए जाते हैं। कोचीन बंदरगाह की बात की जाए तो ये आपका केरल के एर्नाकुलम जिले में स्थित है। यह एक प्रकार का प्राकृतिक बंदरगाह है। और आपके लास्ट जो 13वें नंबर का प्रमुख बंदरगाह है वो है आपका पोर्ट विलियम बंदरगाह, जो कि आपका केंद्र शासित प्रदेश अंडमान और निकोबार द्वीप में स्थित है। तो अगर बात की जाएगी भारत के 13वां प्रमुख बंदरगाह तो आपका पोर्ट विलियम बंदरगाह है। ये आपके रहे प्रमुख 13 बंदरगाह। आइए बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ।
आइसोगेनिक रेखाएं हैं? ऑप्शन ए समान वायुदाब रेखाएं, ऑप्शन बी समान तापमान रेखाएं, ऑप्शन सी समान लवणता रेखाएं या ऑप्शन डी समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाएं। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, समान चुंबकीय झुकाव वाली रेखाओं को आइसोगेनिक रेखाएं कहते हैं। आइए जानते हैं कुछ अन्य जो कि मानचित्र पर अंकित होने वाली रेखाएं हैं, जैसे कि आइसोनिफ। आइसोनिफ जो बोलेंगे वो बर्फ गिरने के वाले जो समान क्षेत्र दर्शाते होंगे उनकी रेखाओं या लाइनों को आइसोनिफ बोलेंगे। वहीं मौसम मानचित्र पर पवन की समान गति वाले स्थानों को अगर मिला के खींची गई रेखा है उसे आइसोटेक कहेंगे। समान तापमान वाले क्षेत्रों को आइसोथर्म कहेंगे। मानव जनसंख्या के समान वितरण वाले स्थानों को आइसोप्रेक्ट कहेंगे। वहीं भूकंपीय तीव्रता की समान स्थान वाले जो होंगे आइसोसेसिमल कहेंगे। भूकंप का एक ही समय में आने वाले स्थानों को होमोसेसिमल कहेंगे और समान भूकंपीय लहरों को एक ही समय अनुभव करने वाले स्थानों को आइसोसिस्ट कहेंगे। तो ये जो भूकंप तीव्रता तो आइसोसेसिमल, भूकंप एक समय में जो समय पे एक ही स्थान पे महसूस किए गए हैं होमोसेसिमल, और भूकंपीय लहरें जो एक समय पे अनुभव की गई उसे आइसोसेसिस्ट बोलते हैं। वहीं तूफान के एक साथ आने वाले स्थानों का सूचक रेखा जो आइसोब्रॉन्ट है, इसे याद रखिएगा क्योंकि अभी निसर्ग और ये सब तूफान आए थे, इसलिए इसे हो सकता है ये क्वेश्चन आ जाए। तो तूफान का एक साथ आने वाले स्थानों की सूचक रेखा आइसोब्रॉन्ट है। समान पवन वेग के स्थानों को मिलने वाली रेखाएं आइसोकाइनेटिक है। वर्षा की समान मात्रा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाएं आइसोहेट है। भूगर्भिक व भूभौतिकी परत की समान मोटाई वाले बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाएं आइसोपाथ है। वहीं समान मौसमी घटनाओं को दर्शाने वाली रेखाओं को आइसोफेन बोलते हैं। आइए बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? ऑप्शन ए सिद्धार्थनगर, ऑप्शन बी गोरखपुर, ऑप्शन सी महाराजगंज या ऑप्शन डी संत कबीर नगर। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन सी, महाराजगंज में उत्तर प्रदेश का पहला गिद्ध संरक्षण व प्रजनन केंद्र स्थापित किया जाएगा। आइए अब इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। जैसे कि नवंबर सन 2019 में उत्तर प्रदेश सरकार ने महाराजगंज जिले में राज्य के पहले गिद्ध संरक्षण या प्रजनन केंद्र की स्थापना का निर्णय लिया है। यह केंद्र हरियाणा के पिंजौर में स्थापित देश के पहले जटायु संरक्षण और प्रजनन केंद्र की तर्ज पर विकसित हुआ है। तो अगर आपका भारत देश के पहले जो कि गिद्ध संरक्षण और प्रजनन केंद्र की बात की जाएगी, जो कि आपका हरियाणा में है, जटायु संरक्षण प्रजनन केंद्र है। आइए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 15 लास्ट क्वेश्चन की तरफ। जेजाक भुक्ति प्राचीन नाम था? ऑप्शन ए बघेलखंड का, ऑप्शन बी बुंदेलखंड का, ऑप्शन सी मालवा का या ऑप्शन डी विदर्भ का। तो यहाँ पे आपका आंसर होगा ऑप्शन बी, बुंदेलखंड का प्राचीन नाम जेजाक भुक्ति था। आई होप आपको हमारे द्वारा लाए गए क्वेश्चंस अच्छे लग रहे होंगे, तो प्लीज़ शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।